नमस्कार अजय जी। बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी दूर से चल कर आए दिल्ली और मुझसे भी मिलने आए, और उतना ही नहीं, मेरा इंटरव्यू भी ले रहे हैं आप। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे प्रिय विषय पर आपने मुझसे कहा है बोलने को, और आपके ज़रिए मैं अपने दर्शकों को भी प्रणाम करता हूँ। और दिलचस्प है ये विषय इसलिए भी कि सिने अध्ययन की शुरुआत है ना, कब होती है ये सवाल है। तो जाहिर है बहुत देर से होती है। जब 1990 के दशक में बहुत सारे कोर्सेज आने लगते हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ाइयाँ होने लगती हैं, ख़ासतौर पर हिंदुस्तान में। तब कहा जाता है कि सिने अध्ययन की शुरुआत हुई हमारे यहाँ। तो सवाल ये है कि क्या उसके पहले सिनेमा का अध्ययन नहीं होता था? तो होता था, इक्का दुक्का किताबें पहले भी आती थी, कुछ लोगों ने किताबें लिखी थी 60 के दशक में, 70 के दशक में, बाद में भी हिंदी में बहुत सारी किताबें आई थी। लेकिन उससे भी पहले सिनेमा तो 100 साल से ऊपर का हो गया। तो क्या उसके पहले अध्ययन नहीं होता था? मेरा जवाब यही होता है ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि सिने अध्ययन नहीं था। तो हमें मानना पड़ेगा कि सिने पत्रकारिता के साथ सिनेमा के अध्ययन की शुरुआत होती है। यानी 1925 मौज मजा जैसी पत्रिका जब आती है, तब से सिने अध्ययन की शुरुआत हम मान सकते हैं। हो सकता है कि अखबारों में कुछ चीज़ें पहले भी लिखी जाती रही होंगी, और अब फिर से बीच में पत्र पत्रिकाओं का लंबा चौड़ा दौर चला, कई दशकों तक, लगभग 100 साल का दौर 70 साल 80 साल, अब कह सकते हैं 100 साल का दौर चला। और अब वापस अखबारों में खूब जगह दी जाती है सिनेमा को। अब आप कह सकते हैं कि इतना जनरलाइज हो गया है, सामान्यीकृत हो गया है कि पसर गया है। सिनेमा को नीश जगह की ज़रूरत नहीं रही, जो कि शुरुआत में हुआ करती थी कि अलग से चीज़ें निकलेंगी। उसी तरह से जाहिर है कि फॉर्म भी बदला है। अब जो भी कागज़ में था पहले, अब पहले ग्रामोफोन में भी होता था, चूँकि सिनेमा को सुना भी जाता है हमारे यहाँ, फिर कैसेट में था, फिर सीडी में था, अब यूट्यूब पे भी है। और बहुत सारा जो आर्काइव था, चाहे वो नेशनल फिल्म आर्काइव्स में हो, और वहाँ भी लिखा हुआ आप देखेंगे कि लोगों से अपील करते हैं नेशनल फिल्म आर्काइव वाले कि अगर आपके पास कोई दिलचस्प आर्टिफैक्ट वस्तु हो सिनेमा की, तो आप हमें दे दें। यानी नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया भी जानता है कि उनके पास सारी सामग्री नहीं है, और कुछ जला भी चुकी है। दिलचस्प ये भी है कि बहुत सारी फिल्में तो गायब ही हैं। उन फिल्मों के कागजी अवशेष हमारे पास हैं, यानी उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। कौन से गाने थे इसकी सूची है, हरमिंदर सिंह हमराज का गीत कोश है। उससे बड़ा डेटाबेस नहीं है आपके पास फिल्मों का, कि कौन सी फिल्म कब बनी, उसमें कौन से गाने थे, क्रेडिट्स क्या थे। अभी भी IMDb वहाँ नहीं पहुँचा है जहाँ हरमिंदर सिंह हमराज का। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि लोगों ने ही दरअसल हिंदुस्तानी सिनेमा के बारे में जितनी जानकारी इकट्ठी की है, उतनी किसी के पास नहीं है। और उनके ही प्रयासों के चलते हिंदुस्तानी सिनेमा के बारे में ज्ञान का जो आधार है, जो डेटाबेस है, वो जिंदा रहा है। अब भले ही उसका संस्थानीकरण हो रहा है, अब बहुत सारे बन रहे हैं म्यूज़ियम। अभी नया म्यूज़ियम वहाँ भी बना है, मुंबई में बना है। एक सिनेमाजी हमारे दोस्त हैं सुमंत बत्रा, वो भी बना रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं संस्थानिक तौर पर। लेकिन असल संस्थाएं हमारे देश में सिनेमा के से जुड़ी चीज़ों के संरक्षण के लोग रहे हैं। अभी भी उनके पास, जैसे मैं बहुत सारे मोहम्मद रफ़ी के फ़ैन को जानता हूँ, ठीक है, दिल्ली में भी हैं, अरुण गौतम नाम है उनका। तो उनके पास जो रफ़ी से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ आप सोच सकते हैं, चाहे वो फिल्मों की प्रचार पुस्तिकाएँ हों, चाहे गानों का ये हो, सब कुछ उनके पास है। रिकॉर्ड्स है, तमाम तर चीज़ें, आप जाएंगे तो दंग रह जाएंगे। बल्कि मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास वक्त है तो मैं आपको ले चलूँगा उनके पास। आपको पता चल जाएगा कि एक इंसान अपने घर में, छोटे से घर में, जहाँ वो अपने परिवार को भी रखता है, लेकिन उसी परिवार में मोहम्मद रफ़ी के लिए पूरा एक कमरा उन्होंने रख छोड़ा है, जिसमें वो अभी भी ज़िंदा हैं। ठीक है। ये मुश्किलें हैं, मुश्किलों की बात, तमाम तरह की मुश्किलें तो हैं ही, क्योंकि
जाहिर है ये सामान जो आप इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं वो कबाड़ियों के पास है। कबाड़ियों में कुछ लोग जानते हैं, जो कबाड़ियों को जानते हैं वो जानते हैं कि इसका क्या मूल्य है, तो उन चीज़ों को रखते हैं और फिर उसको बाज़ार में बेचते हैं। और अगर आपकी पहुंच उस बाज़ार तक है, अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो आप उनसे ख़रीद सकते हैं। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उन लोगों तक आप पहुँचें जो कीमत लेने में रुचि नहीं रखते हो और आपके साथ या तो विनिमय कर सकते हो, आपके संग्रह के साथ विनिमय करने को तैयार हो, या आपको देने के लिए तैयार हो। जैसे कानपुर में कई लोग हैं, डॉक्टर आरपी सिंह एक मैं जानता हूँ, मेरी ससुराल है कानपुर, तो मैं वहाँ जाकर भी फील्ड वर्क करता हूँ। डॉक्टर आरपी सिंह बहुत बड़े सिनेमा के फ़ैन हैं और उन्होंने तलत गीत कोश नाम की एक किताब बनाई, संकलन किया उसका। और उनका घर हम मेरे लिए हमेशा खुला रहता था, तो मैं जाता था उनके घर में, काम करता था। तमाम तरह के ग्रामोफोन रिकॉर्ड रखे हुए हैं, वो तमाम किताबें रखी हुई हैं जिन किताबों पर फिल्में बनी, पोस्टर्स रखे हुए हैं, अखबारों की इस तरह की कतरनें रखी हुई। अब देखिए, ये अखबार है, हम लोग फेंक देते हैं ऐसे ही, ठीक है। और बाद में जैदी साहब जैसे लोग, जिनसे मैंने ये अखबारों के कतरन मंगवाए हैं, ठीक है, यूपी में है वो, और उन्होंने भेज दिया, उनकी कदरदानी है, उनकी इनायत है कि उन्होंने मेरे पास भेज दिया और कहा कि अब इसको थोड़ा सा इसकी ज़िंदगी हमें बढ़ानी है। तो हमने क्या किया कि ठीक है, इसके पीछे हम एक कागज़ लगा देते हैं और इसको स्कैन करवा देंगे। इसको स्कैन करवा के इसको पब्लिक डोमेन में डाल देंगे, तब इसकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी, है ना। वो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आनंद में वो एक वो सीन है ना, आखिरी सीन, जब वो टेप चलता है, यानी राजेश खन्ना गुजर चुके हैं, अमिताभ बच्चन परेशान हैं कि उनको कैसे वापस उनके शरीर में जान कैसे वापस लाई जाए, ठीक है, लेकिन जान तो निकल चुकी है और ये कह रहे हैं कि तुम मर नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तभी वो टेप चलने लगता है, वो टेप जिसमें वो डायलॉग कैद है, रिकॉर्डेड है, जो कभी राजेश खन्ना ने एक नाटक के रिहर्सल के दौरान रिकॉर्ड किया था। हम और आप रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं। और उसके बाद वो आवाज़ चलते 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 टेप खत्म हो जाता है? इसका ऋषिकेश मुखर्जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सिंपल सी बात है कि आप हैं और आपके बारे में स्मृति है। स्मृति कोई न कोई माध्यम चाहती है जहाँ पे उसको संजोया जा सके। आपकी स्मृति आपके साथ रहेगी, आपका हार्ड ड्राइव ये है, ठीक है, लेकिन आप चले गए तो आपकी स्मृति भी चली गई। इसीलिए कहा जाता है, अफ्रीका में कहा जाता है कि बूढ़े लोग जब चले जाते हैं तो कहा जाता है कि एक पुस्तकालय चला गया पूरा का पूरा, क्योंकि उनके पास वो सारी किताबें तो यहाँ है उनकी, ठीक है। उसी तरह से वो टेप कहीं ना कहीं उस आवाज़ को जिंदा रखता है। इसलिए हम कहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी मर नहीं सकते, क्योंकि उनकी आवाज़ कहीं कैद है। तो जब तक वो टेप है तब तक वो उसको एक नई जिंदगी मिल जाती है। जब तक ये जिंदा है तब तक एक स्मृति जिंदा है। अब इसी को हम नई जिंदगी दे सकते हैं। हम जानते हैं कि वो हार्ड डिस्क भी करप्ट होगा, हम जानते हैं कि कागज़ को स्कैन करके हमें नई जिंदगी तो दी है, लेकिन उसको वायरस से भी बचाना होगा। 3 साल 4 साल में वो हार्ड डिस्क ही काम करना बंद कर देगा, नए हार्ड डिस्क में भी उसको फिर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। यानी स्मृति को जिंदा रखना एक तरद्दुद का काम है और एक लगातार किया जाने वाला काम है। स्मृति अपने आप जिंदा नहीं रखती है, उसके लिए लोगों को सांस्थानिक तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी कोशिशें करनी पड़ती है। हमारे यहाँ मुझे खुशी इस बात की है कि अभी भी बहुत सारे लोग ये काम अपने तय कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, इसलिए कि वो किसी स्टार के फैन हैं और किसी स्टार की स्मृति के साथ अपने आप को जोड़कर अपनी सार्थकता मानते हैं। तो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत वो लोग हैं और मेरे लिए अध्ययन की वस्तु भी वो लोग हैं, क्योंकि उनके साथ मैंने कुछ वक्त गुजारा है। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ।
अगर किसी इंसान ने कई सालों तक किसी सामान को ज़रूरी समझकर, विरासत समझकर उसको संजोया है, उदाहरण के तौर पर अगर किताब है तो उसको बाइंड करके रखा है, बचाया है, दीमकों से बचाया है, पानी से बचाया है, उसको लंबी ज़िंदगी दी है, तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट लगा है। अगर आप किराया ही वसूलना चाहें उस सामान के रहने का इतने सालों तक, तो कीमत होती है और केयर तो अलग है। तो मैं मानता हूँ, आपसे सहमत हूँ कि कोई अगर कलेक्शन कहीं से लेते हैं, हमारे जैसे लोग जो किसी संस्था में बैठे हुए हैं, हम भी बहुत अमीर संस्था नहीं है, हम भी कहीं ना कहीं से फंड उगाहते हैं, तब हमारे पास कुछ पैसा देने लायक होता है किसी को। भले ही हम इसको फिर जनता की संपत्ति बना देने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि वो प्राइवेट कलेक्शन से पब्लिक कलेक्शन हो जाए, क्योंकि जितने लोगों के पास वो चीज़ रहेगी उतनी लंबी उसकी उम्र होगी और जनवादीकरण होगा ज्ञान का उतना ही ज़्यादा, है ना। उतने ज़्यादा अब विश्वविद्यालय वो नहीं रहेंगे जो पहले हुआ करते थे। अब विश्वविद्यालय इंटरनेट वाले भी हैं, खुले भी हैं, कोई भी कहीं से भी स्कॉलर पैदा हो सकता है पढ़ पढ़ के। आर्काइविंग का मूल कह लें नियम ही यही है जी। कि उसको जितना बांट दो जी, तो कुछ ना कुछ बचा रह जाएगा। वो पहले का तरीका नहीं कि आपने लिया और संदूक में बंद कर दिया। अपने संदूक में बंद करने से हो सकता है दीमक खा जाए, बाढ़ में चला जाए, कुछ और हो जाए, आग लग जाए। लेकिन अगर आपने बांट दिया, 100 लोगों के पास पहुंच गई चीज़ें, तो किसी 2 के पास तो बचा रह जाएगा कुछ ना कुछ। तो ये एक तरीका मानते हैं लोग, लेकिन वही फिर से मेरा सवाल वहीं रह जाता है कि वो 100 लोगों को मैं दे तो दूं, लेकिन फिर मेरे प्रयासों का, मेरे अध्यवसाय का, उसका कुछ तो मूल्य होना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ। इसीलिए मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। प्रियंवत जी बहुत बड़े लेखक हैं हिंदी के, कानपुर में ही रहते हैं। तो उनके पास चांद की प्रतियां पड़ी हुई थी। चांद बहुत मशहूर पत्रिका थी, रामरख सिंह सहगल की, और बड़ी क्रांतिकारी पत्रिका थी, और ख़ास तौर पर महिलाओं के पक्ष में लिखने वाली शुरुआती पत्रिकाओं में से एक थी। तो चांद के अंक पड़े हुए थे उनके पास। हमने कहा कि हमको दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक सिलेक्शन उसमें से निकाला, तो एक तरह से नए तरह से संदर्भित किया उसको। हमने कहा अब हम इसको रखना चाहेंगे, तो हम उसको उठा कर ले आए उनके यहाँ से, लेकिन आपको कीमत ज़रूर हम लोग कुछ देना चाहेंगे। हमारे पास उस समय पैसे थे, हमने उनको पैसे भी दिए कुछ। तो और उन्होंने देने के लिए हमें याद किया कि हम आपको देते हैं, हमारा आप पर भरोसा है। इसी तरह से कई संस्थाएं हैं इस देश में। उदाहरण 1-2 नाम मैंने लिए। दिल्ली आर्काइव्स के पास 4 करोड़ से ज़्यादा डॉक्यूमेंट स्कैन किए जा चुके हैं, जो दिल्ली सरकार का दिल्ली आर्काइव है। तो बहुत बड़ा एसेट है हमारे पास, तो उनके पास भी हम जा सकते हैं। अशोका यूनिवर्सिटी, मैंने सुना ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो लेकिन उन्होंने भी एक नया सेंटर खोला है। उनके पास भी बहुत सारे लोग अपना मटेरियल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या आम पब्लिक उसका इस्तेमाल कर सकती है? आम पब्लिक अंततः उसका इस्तेमाल तो करेगी, ठीक है, लेकिन वो जब बन जाए और इस्तेमाल के लायक हो जाए तभी करेगी, क्योंकि उसका एक तरीका भी होता है। आप सामान ले आते हैं, जब तक उसको कैटलॉग नहीं करते हैं, जब तक उसको आप टैग नहीं करते हैं, जब तक आप उसको क्यूरेट नहीं करते हैं, जब तक उनके अंतर संबंध, इस एक डॉक्यूमेंट का अंतर संबंध क्या है अपने वक्त के साथ, अपने वक्त की फिल्मी दुनिया के साथ, अपने वक्त की भाषा के साथ, ये सब अगर आप स्थापित नहीं करेंगे तो इसका मतलब नहीं कुछ होगा। तो अभी तो इंटरनेट की दुनिया में ज्ञान, मतलब सूचनाओं की बाढ़ है, तो असली मूल्य अब क्या होगा? क्यूरेशन का, ठीक है, कि कौन इसको क्यूरेट करके रख सकता है, इनको एक नाथ करके, एक कहानी बना करके लोगों के सामने पेश कर सकता है, जो कि जिससे कि और लोगों के रास्ते सुगम हो जाए। तो वो ज़रूरी चीज़ है और वो लोग कर रहे हैं, और करना पड़ेगा, संस्थानिक तौर पर भी करना। फिल्म बिरादरी के लिए क्या सलाह देंगे? फिल्म बिरादरी, मेरे ख्याल से फिल्म बिरादरी में भी कहानियों से जुड़ी हुई स्मृतियाँ बहुत सारी हैं, और हर इंसान के पास
अपना म्यूजियम होगा, सिर्फ यादों का नहीं बल्कि उन आर्टिफैक्ट्स का भी, उन चीज़ों का भी म्यूजियम होगा जो उन्होंने संजो करके रखा होगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा किसके पास वो संपत्ति होगी, मेमोरेबिलिया जो उन्होंने रखा होगा। तो मैं चाहूँगा कि वो भी कहीं ना कहीं लोगों को दें। जाहिर है संस्थाओं में दें तो बेहतर है, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगी, और उनको तो चाहिए भी नहीं बदले में कुछ, मेरे ख्याल से कुछ सालों पहले सिवाय घटना- इसके जी। कि उनके नाम जरूर संस्थाओं में लिए जाने चाहिए, उनको नामों को ही म्यूजियम में जगह मिले, ताकि आजकल ये काम बहुत आसान है। आपने एक कलेक्शन बनाया, म्यूजियम उसको ऑनलाइन भी कर दिया, ऑनलाइन उस कलेक्शन का नाम ही आपने उस इंसान के नाम पे कर दिया, एक फोटो लगा दिया, उनका परिचय लिख दिया, ये कौन साहब थे, तो एक तरह से उनकी अमरता की गारंटी हो जाती है, ऑनलाइन गारंटी हो जाती है ना। तो उनको भी लगता है कि नहीं, उनके काम का कुछ रिकग्निशन मिला, उनका नाम इतिहास ही नहीं हो गया बल्कि एक जीवंत इतिहास का हिस्सा है। तो ये काम संस्थाएं कर सकती हैं। हम लोग भी जब कलेक्शन लेते हैं लोगों के यहाँ से, किताबों का कलेक्शन लेते हैं, तो उनके नाम डालते हैं अपने वेबसाइट पे, या किताबों पर लिख देते हैं कि ये किताब फलाना इंसान ने भेंट दी है, तोहफा दिया है, हमें गिफ्ट दिया है। तो ये तो किया जाना चाहिए, इतनी कृतज्ञता तो ज़रूरी है। जैसे मैं कह रहा था, कुछ सालों पहले हमारे सामने घटना घटी, जो आर के कॉटेज जल गया पूरा, जी। सारी विरासत जल जी गई। जी और मैंने खुद देखा हुआ था, वहाँ पे चीज़ें ऐसे रखी हुई थी जैसे कि किसी ड्राई क्लीनर में रखी हुई हों, गांव कस्बे के, इस तरीके से सामान ठूंस के रखे हुए थे। उसके अलावा अब आर के स्टूडियो बिक गया। जी, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। इन चीज़ों को सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, मतलब मैं तो इस मामले में थोड़ा सा कह सकते हैं कि अतिवादी हो रहा हूँ, लेकिन जबरन ले लेना चाहिए सरकार को अपने कब्जे में, और उसकी एक कीमत भी देनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, उसकी एक प्राइसिंग लगा दे और पैसे दे दे और रख ले। आर के स्टूडियो आज रहता, उसके साथ कितना इतिहास बचा रहता है। अभी एक कॉरपोरेट हाउस उसको इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ उसके फाटक का, और उस कॉम्प्लेक्स का नाम आर के कॉम्प्लेक्स कर दिया है उसने। वहाँ रहने वालों को ज़रूर ये गर्व होगा कि यहाँ कभी नरगिस, राज कपूर और पद्मिनी और तमाम लोग आया करते थे, शूट हुआ करता था। हो सकता है उसका अपार्टमेंट उसी बंगले पर खड़ा हो जहाँ राज कपूर का कॉटेज था। जी, हाँ, जी। इस बात का उसे गर्व हो सकता है, लेकिन वो मूल रूप में नहीं रहा। जी, जी। और हम विदेशों में ऐसा देखते हैं, कई सारे उदाहरण हैं जहाँ लेखकों के संग्रहालय हैं, कलाकारों के संग्रहालय हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा सरकार पर भी, संस्थानों पर भी विश्वास नहीं है कि वो इसको बचा कर रखेंगे हैं। और इसका कितना बड़ा उदाहरण है कि हमारे यहाँ जो ऑस्कर ले करके आई थी भानु अथैया, उन्होंने अपना ट्रॉफी वापस कर दिया था जी, ऑस्कर कमेटी जी, को जी। कि यहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा ये। जी, नहीं ये तो है, हमारा थोड़े उदासीन तो हम हैं ही इतिहास के प्रति। आप दलील ये भी देते हैं लोग कि हम तो मतलब खाने की चिंता में लगे रहते हैं, तो हम और क्या सोचें, हमारे लिए दैनंदिन जीवन दूभर है। तो ये सब तो एक तरह से रईसी है ना। ज्ञान विज्ञान की बातें करना, उसके प्रिजर्वेशन की बातें करना, इतिहास की बातें करना, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सिर्फ रोटी के सहारे भी जिंदा नहीं रहते। ज्ञान विज्ञान भी हमारे लिए ज़रूरी है, मनोरंजन भी हमारे लिए ज़रूरी है, तमाम चीज़ें ज़रूरी है। और कौन सिनेमा अपने आप में बाकी चीज़ों का एक बड़ा अभिलेखागार है। अगर आप किसी शहर को बदलते हुए देखना चाहते हैं तो आप फिल्में देख जाइए, हैं। अब दिल्ली दूर नहीं है में कि तीन मूर्ति कैसी थी उस समय, नेहरू जी से मिलना कितना मुश्किल हुआ करता था, या कोई बच्चा अगर सोचता है कि मिल सकता है तो उसका क्या मायने हो सकता था। वो फिल्म वो दिखाती है, उस संघर्ष को दिखाती है कि नेहरू जी से मिलना एक बच्चे के को लगता है कि ये सपना देखने लायक है और ज़रूरी सपना है, लेकिन वो मिलने जब जाता है तो मिल नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन दिल्ली उस चक्कर में हम देख लेते हैं, क्योंकि दिल्ली उसको पनाह देती है, उस बच्चे को, राजस्थान से आ रहा है वो। तो उस समय की दिल्ली बिल्कुल अलग दिल्ली है। हालांकि वही लोहे का पुल है, लाल किला है, वही दरियागंज है,
और वही रामलीला है। वो बहुत कुछ है उसमें जो आप उस समय की दिल्ली में पाएंगे और आज की दिल्ली में भी पाएंगे। लेकिन ज्योग्राफी अलग है, भूगोल अलग है। आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि अच्छा दिल्ली ऐसी लगती थी। उस समय का इंडिया गेट और अभी का इंडिया गेट आप देखेंगे तो अगर आप स्थापत्य का इतिहास लिखना चाहते हैं, ड्रेस का इतिहास लिखना चाहते हैं, फूड खाने पीने का इतिहास लिखना चाहते हैं, भाषा का इतिहास लिखना चाहते हैं, संगीत का इतिहास लिखना चाहते हैं, तो सिनेमा खुद ही एक बड़ा अभिलेखागार है? दूसरी बात, सिनेमा के बारे में जो अभिलेखागार है, जैसे आपको एक मिसाल मैं भी देता हूँ, आपने बहुत अच्छी मिसाल दी आरके स्टूडियोज़ की, और खुद नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया जहाँ पे है, वो भी किसी फिल्म वाले की ज़मीन और प्रॉपर्टी हुआ करती थी, है ना। उसी तरह से मैं अभी रेडियो सिलोन जाने का मौका मिला कोरोना से ठीक पहले मुझे, फरवरी में, और महाराष्ट्र के बहुत सारे लिसनर्स के साथ एक ग्रुप गया था जो ज़्यादातर लोग रिटायर कर चुके हैं, लेकिन एविड लिसनर्स, रेडियो लगातार वो सुनते रहे हैं। सिर्फ सुनते नहीं है, एक्टिवली सुनते हैं, यानी वो फरमाइशें कर कर के सुनते हैं, अपने नाम सुनना चाहते हैं रेडियो पे, अपने दोस्तों के नाम सुनना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जब जा रहे थे तो मुझे कहा गया, मुझे पता चला, तो मैंने कहा मुझे भी ले चलो, मैं तो बहुत समय से न जाना चाह रहा था। तो गया तो दंग रह गया। जाहिर है रेडियो सिलोन के बारे में मैंने मनोहर महाजन की आत्मकथा में पढ़ा है, गोपाल शर्मा की आत्मकथा में पढ़ा है, उससे ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ। लिसनर्स के लेटर्स में पढ़ा है और लिसनर्स बुलेटिन में पढ़ा है, ये सब पढ़ा है मैंने। लेकिन वहाँ जाना एक अलग तजुर्बा है, और वहाँ श्रोताओं के साथ, फिल्मी गानों के श्रोताओं के साथ जाना अलग बात थी, है। जिस तरह वहाँ का एक रिकॉर्ड रूम है, जिसके मेरे पास तस्वीरें हैं, आपको मैं भेज दूंगा। वो तस्वीरें भी आप साथ में इस वीडियो के लगा सकते हैं, तो बहुत मज़ेदार होगा देखने के। रिकॉर्ड रूम लेजेंडरी है। वहाँ उनके पास ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स हुआ करते थे कि जब आपके यहाँ इंडिपेंडेंस डे है या रिपब्लिक डे, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाया जाता था, तो भी ऑल इंडिया रेडियो से ज़्यादा गाने देशभक्ति के उनके पास हुआ करते थे। गोपाल शर्मा ये बात कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं। अब बताइए, प्रिजर्वेशन वहाँ हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री यहाँ की है, म्यूज़िक यहाँ पैदा किया, देशभक्ति के गाने यहाँ पैदा हुए, लेकिन चूंकि हमने बैन लगा दिया था 52 से 57 तक, फिल्मी गानों पर प्रतिबंध लगा दिया था ऑल इंडिया रेडियो, इसलिए वो एक नया स्टार रेडियो स्टेशन पैदा हो जाता है, जो केटर कर रहा है हिंदुस्तानियों को ही और पाकिस्तानियों को, और जिसको भी जो सुनते हैं उस म्यूज़िक को, सबको केटर कर रहा है। लेकिन वो रिकॉर्ड रूम दिलचस्प है, चारों तरफ वहाँ पे इंडेक्स कार्ड्स जो है वो बड़े दिलचस्प हैं, जिसमें फिल्म का नाम, गाने का नाम, गाने के बोल लिखे हुए हैं, किसने गीत लिखा, और वो पुराने ज़माने से, जब से सिनेमा में गाने आने लगे, सबके रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पे। श्रोताओं की चिट्ठियाँ जो हाथ से लिख करके रंगीन प्यार से जो भेजते आए हैं, बोरे के बोरे में चिट्ठियाँ आती थी, और हमने उन चिट्ठियों को बचा के नहीं रखा है। इरफान ने कभी अपने किसी प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था, जब वो रेडियो में काम करते थे, कि हमने बचा के नहीं रखा। हमने तो उन प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग भी नहीं रखी है, क्योंकि हमको लगता था कि नहीं, अब तो हो गया आज का प्रोग्राम, अब अगला प्रोग्राम कुछ और होगा। तो क्या ट्रेस है उसका कागजी ट्रेस है कि अगर आप द इंडियन लिसनर या सारंग या आवाज़ उर्दू में, ये सब लिसनर्स की बुलेटिन होती थी, ऑल इंडिया रेडियो की बुलेटिन हुआ करती थी, तो उस जो आप गूगल प्ले पे उपलब्ध है, तो उसमें अगर आप देखेंगे, पलटेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितनी जगह थी किस तरह के संगीत की ब्रॉडकास्टिंग के इतिहास में, और वो 52 से 57 के बीच में कैसे पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय एक नेटवर्क पैदा होता है ब्रॉडकास्टर्स का और श्रोताओं का, जो जाहिर है चल तो रहा है बॉम्बे से ही। अमीन सयानी तो वहीं सेंट ज़ेवियर कॉलेज से ही अपने टेप बनाते थे, रिकॉर्ड करते थे और भेजते थे। गीतमाला कार्यक्रम तो वहीं से चलता था। लेकिन दिलचस्प है, अब देखिए सिनेमा का इतिहास रेडियो के इतिहास से जुड़ गया। एक चीज़ का संग्रह दूसरी चीज़ के संग्रह से जुड़ जाता है। इसी तरह आप पाएंगे कि एक श्रोता जो होता है वो कलेक्टर होता है, वैसे ही जैसे कि इतिहास का कलेक्टर होता है, लेकिन वो कोई एक चीज़ का कलेक्टर नहीं रह पाता। उसको तुरंत लगता है कि अच्छा ये भी चीज़ जुड़ी हुई है, तो वो भी इकट्ठा कर लेता है। तो इसीलिए रफ़ी के फैन से मिलेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये तो आर्काइव सिर्फ रफ़ी के
रफ़ी का आर्काइव नहीं है, और भी है कुछ इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़रूरी बातें की और मुझे लगता है कि इससे थोड़ा बहुत लाभ तो होगा ही, एक अंतर्दृष्टि मिलेगी लोगों को चीज़ों के दस्तावेजीकरण के लिए, चीज़ों के संग्रहण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रवि। धन्यवाद अजय जी।